हॉट सीट आज हमारे साथ हैं शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। पॉलिटिक्स में इन दिनों लगता है आप कुछ खो सके हैं लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद। मैं नहीं खोया हूं, बट ऐसा दिखता है कि पॉलिटिक्स में कहीं कुछ आज की पॉलिटिक्स राजनीति में काफी बदलाव आ गया। कुछ लोगों के हिसाब से पॉलिटिक्स में कुछ गिरावट तो पहले थी ही, लेकिन मिलावट आ गई है। और चूंकि मैं पॉलिटिक्स में हूं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में हूं, तो जाहिर है कि फिर मैं भी उसका एक भाग हूं। और अगर ऐसा कुछ दिखता है या महसूस होता है तो मैं नहीं कह सकता कि आप उसमें गलत हैं या आपकी सोच गलत है। लेकिन आपकी पार्टी खबरों में खूब है। एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से अच्छा भी है कि पार्टी खबरों में है, क्योंकि शो बिजनेस में और पॉलिटिक्स में खबर में रहना बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन शो बिजनेस और पॉलिटिक्स में एक और बात है कि कहते हैं लव मी हेट मी डोंट इग्नोर मी। तो मेरा मतलब ये है कि अभी जिस तरह से खबरों में हम हैं, हो सकता है कुछ लोगों के दृष्टिकोण से या कुछ लोगों की नजरों में वो सही खबर नहीं बन रही हो या सही बात नहीं बन रही हो, मगर इतनी बात तो है कि बात बन जरूर रही है, यानी चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूं हमारी पार्टी का जो आपने जिक्र किया या जिस ओर आपने इशारा किया, उसे कह सकते हैं कि एक अमृत मंथन या कुछ लोगों की नजरों में नाटकीय मंचन हो रहा है। तो उसमें से जो कुछ निकलेगा मैं समझता हूं वो बढ़िया ही होगा और इससे बढ़िया रास्ता निकलेगा। क्यों आप समझते हैं ऐसा कि अमृत मंथन की जरूरत है इस वक्त पार्टी को? उसमें से विष भी निकल सकता है, अमृत भी निकलता है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? देखिए, मैं पहली बात तो बड़े लोगों की बड़ी बातें मैं उसमें अभी नहीं पढ़ना चाहता हूं और उनके कारणों पे और निवारण पे आप सब लोगों ने इतनी रोशनी डाली है। लेकिन ये सही है और कि जिस वक्त ये बातें हो रही हैं, इन बातों के बाद पश्चात विष के निकलने की संभावना नहीं है। अब जो होगा, यूं कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब जो होगा वो बढ़िया ही होगा, उत्तम होगा, अमृत ही निकलेगा। बट एक जमाना था जब बीजेपी के बारे में कहा जाता था यंग लीडरशिप है उसके अंदर। अब लोग कहने लगे हैं कि 83 साल की उम्र में भी लोग पार्टी का पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, नए युवाओं को मौका देना नहीं चाहते हैं। ये पार्टी के बारे में देखिए, जहां तक आपने आडवाणी जी का सवाल किया मुझसे, मैंने उन्हें हमेशा अपने फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु के रूप में देखा है। मुझे लगता है उनके जैसा विजडम, उनके जैसा स्टेट्समैन, उनके जैसा कद्दावर नेता ना सिर्फ बीजेपी में बल्कि पूरे देश में कोई नहीं है। अब रही बात, आपने यंग लीडरशिप की बात की, ये एक क्लीशे हो गया है कि जवान लोगों को मौका मिलना चाहिए, जवानी से पार्टी भविष्य की तरफ देखती है। 83 साल की उम्र में कैसे पार्टी आडवाणी जी के अंदर अपना भविष्य देख सकती है? और यह भी इंप्रेशन जा रहा है कि वो पद छोड़ना नहीं चाहते। यह गलत इंप्रेशन जा रहा है। क्या पार्टी के अंदर यंग लीडरशिप की कमी है या पद से जुड़े रहने की लिप्सा है? सिर्फ यंग लीडरशिप क्या कर लेगा? क्या आडवाणी जी क्या पहले अपवाद हैं, पहले एक्सेप्शन है? क्या हमारे मार्गदर्शक आज भी उनसे भी बड़े और हर मामले में बड़े अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है? क्या हमारे कम्युनिस्ट लीडर, देश के सबसे अनुभवी ज्योति बाबू भी 85 साल से ज्यादा चले मुख्यमंत्री के रूप में? वो आपका वो तो नहीं हो सकता कि कम्युनिस्ट अगर कर रहे हैं तो बीजेपी भी वही। मैं उदाहरण दे रहा था। उम्र ही सिर्फ तकाजा, उम्र ही क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अनुभव का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी कोई चीज होनी चाहिए। जैसे जसवंत सिंह ने अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठाया, अरुण शौरी ने अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठाया, यशवंत सिन्हा ने अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठाया। यह भी इंप्रेशन जा रहा है कि लोग जो हार के लिए जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। जो मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, मैं समझता हूं उन मुद्दों पर ना सिर्फ चर्चा हुई है बल्कि उस पर अभी चिंता भी हो रही है। और मैंने शुरू में ही कहा, बड़े लोगों की बड़ी बातें, मैं उस पर ज्यादा कुछ और कह के इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं जरूर ये कामना करता हूं, ये उम्मीद है मेरी, उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इस पे जरूर रोशनी डाली जाएगी, डाली जा रही है और इसका निष्कर्ष जो है बहुत पॉजिटिव होगा, सार्थक होगा। क्या आपको लगता है जसवंत जी को दोबारा पार्टी में लाना चाहिए? ये फैसला करने वाला मैं नहीं हूं। क्योंकि आपकी व्यक्तिगत राय क्या? मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि यशवंत सिंह जी बहुत फाउंडर नेता रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के
शुरू के दिनों से, बिल्कुल प्रारंभ के दिनों से वो साथ रहे हैं। आज जसवंत सिंह जी हमारे पार्टी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि रातों रात मैं उनके खिलाफ बोलूं या उनकी अहमियत को झुटला दूं। मुझे कई बार तकलीफ होती है कि हमारे पार्टी के भी कुछ लोग, कुछ प्रवक्तागण ऐसी रातों रात शायद गलत बातें कर रहे हैं कि जसवंत सिंह जी को कुछ हद तक एंटी नेशनल या कुछ विद्रोही का दूसरा नाम दे दिया, विद्रोह करने का, और एंटी नेशनल वगैरह। ये बात गलत है। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि अगर वो हमारे साथ हों तो जरूर ये पार्टी के लिए और हम सबों के लिए बहुत गौरव की बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन बहरहाल ये पार्टी का फैसला और उनके बीच का मामला है, और मैं उतना कद्दावर नहीं अपने आप को समझता हूं कि मैं इस मामले पे और कुछ कह सकूं। आपने कहा कि जो बातें हो रही थी उस संदर्भ में अगर एक बात ये कही जाए कि बीजेपी के अंदर अब युवा नेतृत्व की बात हो रही, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। मुसीबतों को वही झेल सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को झेलने की शक्ति होती है, सामर्थ्य है जिसके अंदर, वो तो मैं कर लूंगा, वो मैं कर रहा हूं। आप मुसीबत में थे क्योंकि राजनीति में मैं जयप्रकाश नारायण जी से बहुत प्रभावित होकर आया, और जब मैं राजनीति में आया तो मैंने महसूस किया या ये भी सीखा कि आपका सामना प्रतिद्वंदी से तो है ही, दूसरे राजनीतिक दलों से तो आपका विरोध होता ही है, लेकिन आपका अपने घर में भी विरोध होता है, अपनी पार्टी के अंदर, अपने हर पार्टी में मेरा ख्याल ऐसा होता है। लेकिन आप उन लोगों में से थे जिन्होंने उस वक्त बीजेपी को स्वीकारा जब लोग बीजेपी को स्वीकारने से दूर भागते थे। बीजेपी में आना तब भविष्य की बात नहीं हुआ करती थी, करियर की बात नहीं हुआ करती थी। मुझे याद है कि आपने मिसेस गांधी के इमरजेंसी तक का विरोध किया था। तो ऐसे समय में आने वाले व्यक्ति को अब एक सीट के लिए लड़ना पड़े या अपने बारे में बताना पड़े, ये कहीं कहीं आपको तकलीफ नहीं देता? हाँ, मुझे जैसे मैंने कहा कि अपने लोगों से भी विरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार आपकी पॉपुलैरिटी में, आपकी लोकप्रियता में उन्हें अपनी इनसिक्योरिटी दिखाई पड़ती है, उन्हें लगता है किसी तरह रास्ता रोको। जब मुझे पार्टी ने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया था, हमारे शीर्षस्थ नेता अभी आडवाणी जी ने भी, और साथ ही साथ हमारे जो अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी कहा था कि मैं भारतवर्ष में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं, पहली प्राथमिकता मेरी होगी। ये बहुत बड़ा सम्मान था, बहुत बड़ा आशीर्वाद था मेरे लिए। उसके बाद सारी चीजों को देखते हुए, ये सोचते हुए कि मैं चूंकि बिहार से ही राज्यसभा का सांसद रहा 2 बार, तो बेहतर होगा कि मैं पटना से ही, ये ना लोगों को लगे कि मैं कहीं और जा रहा हूं सेफ सीट की तलाश में, तो मैं पटना से ही डंके की चोट पे सामने से भी पटना से ही आऊं। इसलिए मैंने घोषणा की कि पटना साहब सीट मेरी पहली चॉइस है, पटना साहब सीट मेरी दूसरी चॉइस, और पटना साहब सीट मेरी आखिरी चॉइस है। ये मैंने पटना में संपत चक में घोषणा कर दी। उसके बाद खलबली बहुत मची हमारे यहां भी, कुछ लोगों के बीच में। कुछ लोगों ने बड़ी कोशिशें की, कोई मेरा नाम लुधियाना से अनाउंस करवा रहे हैं, कोई जमशेदपुर से अनाउंस करवा रहे हैं, कोई कहां से अनाउंस करवा रहे हैं। आपने इस बारे में कंप्लेन की? कंप्लेन की जरूरत नहीं, मैं तो उस टाइप कंप्लेन तो करता ही नहीं, मैं तो मुस्कुराता हुआ आदमी हूं। मैं तो कई बार शंकर भगवान की तरह कोशिश करता हूं सब झेल लूं खुद ही। मैंने कंप्लेन नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि ये बात तो गलत है। मैं तटस्थ रहा। मुझे बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की दिल्ली से चुनाव लड़ो, मगर दिल्ली से क्यों, जब बिहार से ही राज्यसभा का सांसद था और मुझे कहा गया कि पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं, तो पटना से फिर क्यों नहीं? कौन लोग थे ये? बहरहाल अब जीत की घड़ी में, क्योंकि उन लोगों के ना चाहने के बावजूद, बहुत लोगों के विरोध करने के बावजूद, बहुत लोगों के बहुत कुछ करने के बावजूद, पटना में मैं करीब रिकॉर्ड मतों से जीत कर आया, वो भी, और जिसमें मैं समझता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे अपने लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा, और हमारी पटना की जनता जनार्दन का। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपसे बातचीत जारी है, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और सिर्फ आज हमारे साथ है शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रुघ्न सिन्हा जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। शत्रुघ्न जी, ब्रेक के पहले हमने पॉलिटिक्स के बारे में बड़ी चर्चा कर ली। अगर आपकी फिल्मों के बारे में चर्चा की जाए, मुझे लगता है कि आप इंडियन सिनेमा के अंदर आप गेम चेंजर के तौर पर थे। खलनायक से नायक बनने की परंपरा आपने डाली, कैसे संभव हुआ ये सब?
सबसे पहली बात तो ये कि मेरे जीरो से हीरो की यात्रा जो है वो संघर्ष भरी रही है, और संघर्षपूर्ण यात्रा में धीरे धीरे मैं जीरो से यानी छोटे मोटे रोल्स करता करता खलनायक बना, और खलनायक से मेन विलेन, मुख्य खलनायक बन गया। ये वो जमाना था जिस वक्त लोग फिल्म इंडस्ट्री में कहते थे कि 1 से 10 तक तो अमिताभ बच्चन है, उसके बाद 11वें नंबर पर है। मेरे ख्याल से आप उस जमाने में अकेले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने बल पर फिल्में हिट कराई, और चाहे वो कालीचरण हो या विश्वनाथ हो, उसके बाद ही बहुत सारी फिल्में थी। कहीं आपको उस जमाने में लगा कि अमिताभ का कंटेम्प्रोरी होने की वजह से आपकी दिक्कतें बढ़ी, या आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए? नहीं, कॉन्टेम्पररी यस, बहुत सारी फिल्में जो की हमने, बातें बनी या कोई बिगड़नी शुरू हुई तो वो हुई फिल्म काला पत्थर, दोस्ताना, नसीब, शान। इन फिल्मों में, और खासकर काला पत्थर और दोस्ताना में और शान में भी जिस तरह से तारीफ हुई, और कुछ तारीफ जरूरत से ज्यादा ही हो गई, मैं समझता हूं मीडिया ने भी, लोगों ने बहुत तारीफ कर दी, और शायद इसी तारीफ की कीमत चुकानी पड़ी कि बाद में ऐसा मानना है, लोग कहते हैं कि हमारे दोस्त और बहुत अंतरंग दोस्त और मेरे संघर्ष के दिनों के दोस्त अमिताभ बच्चन को शायद इस बात की चिढ़ हो गई, नाराजगी हो गई, या लोगों ने उन्हें भड़का दिया, और बाद में उन्होंने फिर हमारे साथ काम करने से मना कर दिया। उनको लगा कि उनको कोई ओवर शेडो कर रहा है, छोटे से रोल में भी बड़े रोल को ओवर शेडो कर लेते हैं। इसलिए मेरी एक खासियत रही है कि मैंने अपनी दोस्ती को कभी बीच में नहीं आने दिया। मैंने आज तक कभी अमिताभ से नहीं पूछा है कि तुमने मेरे साथ काम करना क्यों बंद कर दिया, ऐसी क्या बात है जो हम लोग मिलके नहीं ठीक कर सकते, और ऐसी क्या बात है कि आज के दिन भी हम दोनों को लोग डायनामिक नहीं बल्कि डायनामाइट पेयर कहते हैं लोग। हम दोनों आए तो शायद सोने पे सुहागा, नीम पे करेला नहीं, सोने पे सुहागा बन जा सकते हैं। आप लोगों की इस मामले में नहीं, वैसे अक्सर जब मामले मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। बट अपने बेटे की शादी की और आपको नहीं बुलाया, वो मन में काटा? ये उनका निजी मामला है, उनके अंदर घर में अपनी शादी थी, नहीं बुलाया, उसने हमें कोई तकलीफ नहीं, वो तो ठीक है। हमें थोड़ी तकलीफ जरूर हुई कि जिस शादी में मैं खुद गया ही नहीं, अपने इतने पुराने दोस्त के बेटे, जो बेटा भी हमारे सामने ही पैदा हुआ था, और उसके बाद अगर उसमें शादी में मैं खुद आशीर्वाद देने अगर नहीं गया बहू को, बेटे को, तो मैं आपकी प्राइवेसी की इज्जत करता हूं, आपके डिसीजन की मैं इज्जत करता हूं, निर्णय का। तो उसके बाद ये फिर मिठाई भेजना और जबरदस्ती भेजना और बार बार भेजना, प्यार से भेजना, खुन्नस रह गई कहीं, वो चिड़ बची? नहीं, बहुत छोटी सी बात। मैंने कहा आपको थोड़ी देर पहले राजनीति के मामले में कहा था, मुझे किसी से शिकायत नहीं, मैं क्षमा कर देता हूं, भूल जाता हूं। अभी पिछले दिनों रेखा जी से आपकी दोबारा दोस्ती हुई है, कैसे हुआ? इसमें तो मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं फिल्म की है अभी इस बीच में, तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाने और पहली बार लोकसभा आने के दरमियान एक फिल्म कर ली हमने, बहुत अच्छी सी मैच्योर रोमांटिक कॉमेडी, आज फिर जीने की तमन्ना है, और उसमें मैं नायक हूं और रेखा हमारी हम सबों की मनपसंद रेखा नायिका है। कह सकते हैं कि आज भी मैं इतने दिनों में बात कर रहा था, काम बड़ा इसे लर्निंग एक्सपीरियंस कहूंगा रेखा के साथ काम करना। आज की रेखा के साथ ऐसा लगता था कि हम शायद साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी पत्नी की बहुत इच्छा थी, उन्हें लगा कि रेखा इस रोल में सबसे बढ़िया कर सकती है। तो खैर पत्नी की बहुत कदर करती है रेखा, और रेखा से हमेशा वो मिलती रही हैं। उन्होंने ही मुझे मिलाया कि देखो क्या कर रहे हो आपस में, आप अब क्यों बातचीत नहीं है? क्यों बातचीत बंद हुई थी? वो तो हमारा कोई हो सकता, हमारा कोई सेंस ऑफ ह्यूमर या उनकी कोई हरकत नागवार। 30 साल काफी साल बातचीत नहीं हुई, हालांकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे पहले भी। इसलिए तो कह रहा हूँ 30 साल तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करना। लेकिन ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं था। मैं तो अपनी पत्नी को यहां तक कहता हूं कि अक्सर बीवियां अपने पति को कम से कम रेखा से नहीं मिलाती, अब आपने रेखा से मुझे मिला दिया, अब भगवान आपका भला करे। अब मुझे कुछ मत कहना। कोई दूंगा। पतियों से क्यों नहीं मिलाती पत्नियां रेखा को? क्योंकि रेखा का जादू सर चढ़ के बोलता है। इस उम्र में भी जबरदस्त जबरदस्त। आप फैन है उनके? रेखा के फैन, खैर फैन नंबर एडमायर करता हूँ। खूबसूरती के, उनकी एक्टिंग के, एक तो पुराने साथ की भी बहुत हमारी अच्छी दोस्त रही है पहले बहुत,
और अभी भी बहुत अच्छा लगा काम करके, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। तो ये तो एक पहलू है, पर दूसरा पहलू है जो मैं कह रहा हूं कि रेखा का जादू सर चढ़ के बोलता है, यानी कि खामोश बात बहुत बढ़ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच करने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा हॉट सीट पर अगले हफ्ते हॉट सीट पर फिर होगी किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात।